हेलो गाइस, वेलकम टू दी एकेडमी। मैं संदीप कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो एक कॉमन सिलेबस होता है उसको जाना था, जिसमें मैंने 4 मेन सब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करा था, जिसमें आपका जीके जीएस था, फिर रीजनिंग, मैथ्स और आपका हिंदी इंग्लिश था। तो दोस्तों, जीके जीएस में जो सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने होते हैं, जिनके बारे में हमें जानना होता है, उसमें आपका इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल है। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमें राज्य व्यवस्था शब्द को समझना होगा कि राज्य व्यवस्था का आखिर क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, राज्य व्यवस्था शब्द को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका हो गया राज्य और आपका दूसरा व्यवस्था। तो दोस्तों, राज्य शब्द को सबसे पहले हमें अब समझना होगा कि राज्य शब्द का क्या मतलब होता है, आखिर राज्य शब्द का क्या परिभाषा है। तो दोस्तों, राज्य शब्द को परिभाषित करने की कोशिश बहुत बार किया गया था। बहुत सारे स्कॉलर्स लोग हुए, बहुत जो पॉलिटिकल साइंस के जानकार लोग थे, उन्होंने राज्य शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की, लेकिन एक निश्चित परिभाषा नहीं दे पाए। हर बार हर लोगों का जो एक डिफिनीशन था वो अलग होता था। हमें एक निश्चित परिभाषा, एक डिफाइंड डिफिनीशन की जरूरत थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम 1933 में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया, मॉन्टेविडो कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन को आयोजित करने की जो सबसे मुख्य कारण था वो था कि एक राज्य शब्द की एक डिफाइंड डिफिनीशन दिया जा सके। तो दोस्तों, मॉन्टेविडो कन्वेंशन 1933 का आयोजन किया गया। यहाँ पे कुछ पॉइंट याद करने होंगे आपको। जैसे मॉन्टेविडो, ये साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, उरुग्वे। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेविडो। यहां पे एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया, एक सेमिनार का आयोजन किया गया राज्य शब्द को परिभाषित करने के लिए। तो दोस्तों, यहां पे जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया वो मुख्यतः 4 तत्वों के आधार पे किया गया था। 4 आधार थे जिसके आधार पे ही राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था। तो दोस्तों, देखते हैं कि वो 4 तत्व क्या क्या थे। तो दोस्तों, ये पहला तत्व था भूभाग यानी एरिया। दूसरा था जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। तीसरा था सरकार यानी गवर्नमेंट। चौथा था संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। तो ये 4 तत्व थे जिसके आधार पे राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था। तो दोस्तों, यहां पे एक वर्ड आता है संप्रभुता। इसको समझते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता या शक्ति। आपको संप्रभु तभी माना जाएगा या किसी देश को संप्रभु तभी माना जाएगा जब उस देश के पास डिसीजन लेने की एक स्वतंत्रता हो, एक शक्ति हो। पावर टू टेक डिसीजन लेने की अगर आपके पास क्षमता है या स्वतंत्रता है तो आप एक संप्रभु राज्य कहलाओगे। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपने ही देश का ले लेते हैं, इंडिया का। कि क्या भारत एक संप्रभु राज्य है? तो बिल्कुल, अभी तो भारत एक संप्रभु राज्य है। और क्या भारत एक राज्य है? तो दोस्तों, देखते हैं ये जो 4 तत्व दिए गए थे क्या भारत के पास उपलब्ध है। पहला है आपका भूभाग। तो बिल्कुल भारत के पास भूभाग है। ये टोटल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया है भारत का। दूसरा है आपका पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तो दोस्तों, अगर लास्ट टाइम जो जनगणना हुआ था 2011 का ही अगर आप डाटा देखो तो उस टाइम भी भारत का पॉपुलेशन आई थिंक अप्रोक्स 121 करोड़ के आसपास था।
तो बिल्कुल दोस्तों भारत के पास पॉपुलेशन है 121 करोड़ के आसपास, जो कि ये 11 का ही जनगणना का मैं बता रहा हूँ, अभी तो और ज़्यादा हो गए होंगे। इसके बाद दोस्तों सरकार यानी गवर्नमेंट, तो बिल्कुल भारत में एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो मोदी जी के नेतृत्व में है। इसके बाद दोस्तों आता है संप्रभुता। क्या भारत में संप्रभुता है? तो बिल्कुल दोस्तों भारत में संप्रभुता है, क्योंकि भारत अपना आंतरिक और बाह्य डिसीजन ले सकता है। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भारत अपना किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाह्य डिसीजन ले सकता है। आप इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। अभी लेटेस्ट कुछ ऐसे केसेस के ऊपर जो डिसीजन आया है, चाहे वो राम मंदिर से रिलेटेड हो, या जम्मू कश्मीर से 370 का हटाना हो, या पाकिस्तान के साथ ट्रेड रोकना हो, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे साबित होता है दोस्तों कि भारत एक संप्रभु राज्य है। यहां पे दोस्तों एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो कि शायद स्टेट पीसीएस में पूछा गया था। वो क्वेश्चन था कि क्या 1947 से पहले भारत एक संप्रभु राज्य था? तो दोस्तों 1947 से पहले भी भारत के पास एरिया था, 1947 से पहले भी भारत के पास जनसंख्या था, भारत में गवर्नमेंट था, लेकिन जो एक चीज की कमी थी वो थी सॉवरेनिटी। भारत में संप्रभुता नहीं था। भारत ना तो अपना आंतरिक और ना ही बाह्य डिसीजन ले सकता था। और दोस्तों यहां पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राज्य शब्द की जो राज्य की जो सबसे प्रमुख तत्व है, जो मेन एलिमेंट है, वो संप्रभुता ही है। संप्रभुता को राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। और दोस्तों किसी भी राज्य की व्यवस्था को बना के रखने के लिए या उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए आपको नियमों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जब कभी किसी राज्य की व्यवस्था को बना के रखने के लिए जो नियमों की आवश्यकता होती है, और जब इस नियम को एक जगह संग्रहित किया जाता है, तो उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन आप देख सकते हो, जैसे मौलिक नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। तो दोस्तों यहां पे एक वर्ड आता है कि मौलिक नियम, इसको समझते हैं आखिर मौलिक नियम क्या होता है। तो दोस्तों कुछ मौलिक नियम होते हैं जिसके आधार पे कई सारे नियम बनाए जा सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से ही समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया में अगर आर्टिकल 21 देख लो आप, जहां पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, और आर्टिकल 21 के तहत ही कई सारे नियम बनाए गए हैं। जैसे आपका हो गया खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानून हो, या फिर आयुष्मान भारत योजना हो, फिर आपका पर्यावरण संरक्षण हो। क्योंकि जब आपके पास आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही इन चीजों को या इन चीजों से संबंधित कानून बनाया गया है। क्योंकि अगर पर्यावरण आपका सुरक्षित ना हो, पॉल्यूशन बहुत हो देश में, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो फंडामेंटल जो राइट है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वो कहीं ना कहीं उसमें ठेस पहुंचती है। फिर आपका आयुष्मान भारत हो, स्वास्थ्य से संबंधित जो एक अभी ये योजना मोदी जी ने लागू किया है, तो ये एग्जाम्पल है आपका जो मौलिक नियम जो भी है उसको बनाए रखने के लिए। और जब दोस्तों इन्हीं मौलिक नियमों को किसी एक पुस्तक की भांति संग्रहित की जाती है, तो उसे ही हम संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ फंडामेंटल रूल, यानी संविधान जो मौलिक नियम है, फंडामेंटल रूल है, उसी के सेट को संविधान कहते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, संविधान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों संविधान को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसे समझने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को दो आधार पे बांटेंगे, दो बेस पे बांटेंगे। पहला आपका हो गया बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट,
यानी दस्तावेज के प्रकृति के आधार पे। दूसरा आपका हो गया बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी, यानी राजनीति के आधार पे। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को दो आधार पे बांटा जा सकता है, पहला दस्तावेज के आधार पे और दूसरा आपका हो गया राजनीति के आधार पे। दस्तावेज के आधार पे भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप बांटते हो तो भी दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक आपका हो गया, यहां मैं क्लीन कर लेता हूं, थोड़ा स्पेस कम है। दस्तावेज के आधार पे दो प्रकार के संविधान होते हैं। पहला आपका हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिखित संविधान। और दूसरा हो गया आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अलिखित संविधान। और दोस्तों राजनीति के आधार पे भी कॉन्स्टिट्यूशन को दो आधार पे ही बांटते हैं। पहला आपका हो गया यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एकात्मक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा आपका हो गया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो गया एकात्मक संविधान, और फेडरल आपका हो गया संघीय संविधान। अब दोस्तों समझते हैं कि लिखित संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो संविधान होता है जब मौलिक नियमों को किसी एक पुस्तक की भांति संग्रहित किया जाता है। जैसे आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, एक पुस्तक की भांति है जहां पे जो भी मौलिक नियम है उसको संग्रहण किया गया है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जब मौलिक नियमों को किसी पुस्तक की भांति संग्रहित की जाती है तो उसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का भी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जो 1789 से लागू हुआ है। इसमें 7 आर्टिकल है। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा दोस्तों है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिस देश में है वहां पे जो भी लोग हैं, वहां के जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी जुडिशरी से रिलेटेड लोग हैं, उनको वहां का कॉन्स्टिट्यूशन याद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, लेकिन वहां पे जो भी मौलिक नियम है उसे किसी एक पुस्तक की भांति संग्रहित नहीं की जाती है। वहां पे जुडिशरी का राइट अलग है, आपका लीगल राइट अलग है, फंडामेंटल राइट अलग है। और ये दोस्तों अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन के बाद आपका सऊदी में है, सऊदी में भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सऊदी के बाद इजराइल, इजराइल के बाद आपका न्यूजीलैंड में भी है।
दोस्तों एग्जाम्पल मैंने इसमें 4 इसलिए लिखा दिए हैं क्योंकि एक प्रीवियस क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, जहां पे 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि किस देश में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों मजे की बात यह है कि वहां पे ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं दिया गया था, और हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ब्रिटेन में मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दोस्तों अब जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े डीप में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सऊदी अरेबिया में है, इजराइल में है, न्यूजीलैंड में है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका पॉलिटी के आधार पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बांटा है दो भाग में। एक आपका हो गया यूनिटरी यानी एकात्मक संविधान, और दूसरा आपका हो गया फेडरल यानी संघीय संविधान। तो इसको भी समझते हैं दोस्तों। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन यानी एकात्मक संविधान, यहां पे दोस्तों शब्द से ही क्लियर समझ में आता है कि एकात्मक, जहां पावर का सिर्फ एक स्तर होता है, और ऑब्वियसली सी बात है कि जब भी पावर की एक स्तर होगा किसी देश में तो वो टॉप लेवल पे होगा, वो केंद्र के स्तर पे होगा। तो दोस्तों यहां पे एकात्मक संविधान में क्या होता है कि जो भी पावर है वो सेंटर के पास होता है, और सत्ता का एक एकीकृत यानी एकात्मक स्तर ही होता है टॉप के लेवल पे। यहां पे शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का भी एग्जाम्पल आप लिख लो, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रिटेन में है, और आपका एक फ्रांस एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एकात्मक संविधान। इसके बाद दोस्तों आपका आता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी संघीय संविधान। तो दोस्तों संघीय संविधान क्या होता है, जहां पे सत्ता का भी विकेंद्रीकरण होता है और जो शक्ति है उसका भी विकेंद्रीकरण हो जाता है, यानी शक्तियां या सत्ता किसी एक स्तर पे निहित नहीं रहती है। और दोस्तों फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आप एग्जांपल ये देख सकते हो, जैसे एक लेवल आपका हो गया ये सेंटर का लेवल, बहुत सारे देशों में इसी तरह से होता है। फिर आपका स्टेट का हो गया लेवल, इसके पास भी शक्तियां होती है, इसके पास भी शक्तियां हैं, इसके पास भी पावर है और इसके पास भी पावर है। तो दोस्तों जिस भी देश में इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन या इस तरह की शक्तियों का बंटवारा या विकेंद्रीकरण हो जाता है उसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और दोस्तों भारत को लेके एक अलग ही रह है, क्योंकि भारत में तो 3 स्तर हो जाते हैं, सेंटर है, स्टेट है, इसके बाद भी एक लोकल गवर्नमेंट की भी स्तर हो जाता है। तो इसको लेकर के एक अलग ही मत है। इसको हम कभी फिर जो क्लास होगा उसमें देखेंगे, जहां पे हम लोग डिटेल में जानेंगे इन चीजों को। तो दोस्तों फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का भी एग्जांपल आप 1-2 लिख लो, जहां पे सत्ता का 2 स्तर होता है। कनाडा हो गया आपका, यूएसए हो गया। इन दोनों एग्जाम्पल को भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो चाहे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा या फिर कुछ बेसिक चीजों को ही हम लोग जानेंगे, जैसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, इसके बाद आपका लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, जो भी नेपाल में लागू हुआ है, शायद 2015 में हुआ है नेपाल में। तो आर्टिकल के हिसाब से सबसे बड़ा संविधान कौन सा है। तो ये सब चीजें हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल हम लोग बस इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इन वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।